Hello everyone, I am Sanjeev. You are most welcome in Science Vision. आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के चैप्टर 1 का एनसीईआरटी क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करूंगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को लेके मैं आपके पास आया हूं। इसको अच्छी तरह से आप पढ़ें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके पास है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम है, उनके बीच कितना बल कार्य करेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ये दो गोले मैं ले लेता हूं और इन दोनों गोलों पर आवेश दिया हुआ है, जैसे Q1 = 2 × 10⁻⁻7 कूलाम और Q2 = 3 × 10⁻⁻7 कूलाम, और दोनों के बीच की दूरी भी दिया हुआ है R, और R बराबर 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो उनके बीच कितना बल कार्य करेगा। जैसा कि आपको पता है कि दोनों पर आवेश का परिमाण डिफरेंट है, लेकिन दोनों पर धनात्मक आवेश है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों आवेशों के कारण लगने वाले जो बल होंगे वो वैद्युत प्रतिकर्षण बल होंगे। वैद्युत प्रतिकर्षण बल, क्योंकि समान आवेशों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ये बल का जो मान होगा, कूलाम के नियम से आपको पता होगा कि F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। कूलाम के नियम को आपने पढ़ा है। अब 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁹ और Q1 दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7, Q2 दिया है 3 × 10⁻⁻7 और R²। तो जाहिर सी बात है, आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स में मान को पुट करते हैं तो हमेशा SI यूनिट लेते हैं। तो ये सेंटीमीटर है, जबकि SI यूनिट दूरी की मीटर होनी चाहिए। तो R जो हमारा 30 सेंटीमीटर है, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 30 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। या इसको और भी सोल्व कर लें तो 3 × 10⁻⁻1 हो जाएगा, ये मीटर में। तो हमारा रिजल्ट कितना हो गया? 3 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहां से अगर हम लोग इसको सोल्व करें, 9 × 7 7 14, 14 में से 9 गया -5, और नीचे में 2 × 3 पहले ऊपर में लिखते हैं, और ये 3 का स्क्वायर 9 × 10⁻⁻2। अब ये 9 9 तो कैंसिल हो गया, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, और ये -2 जब ऊपर जाएगा तो आपका +2 बनाएगा। तो 5 में से 2 गया -3 न्यूटन। तो ये किस प्रकार का बल हो गया? वैद्युत प्रतिकर्षण का बल, है ना। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार कूलाम के नियम के आधार पर इन दो गोलों के बीच लगने वाले विद्युत बल के एक्सप्रेशन को आपने निकाला, इसके मान को प्राप्त किया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, चलिए अब देखिए दूसरे प्रश्न की ओर। 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर इतना माइक्रोकूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी और दूसरे गोलों पर पहले गोलों के द्वारा आरोपित बल, यह भी कूलाम के नियम पर ही बनेगा, पहले प्रश्न की तरह ही बनेंगे। देख लिया जाए इसको। सबसे पहली बात कि पहला जो गोला हमारे पास है, इसका चार्ज 0.4 माइक्रोकूलाम और
दूसरा जो गोला हमारे पास है इसका चार्ज दिया हुआ है Q2 बराबर 0.8 माइक्रोकूलम। दोनों के परिमाण अलग अलग हैं, लेकिन आवेश दोनों के, इस पे भी धनावेश और इस पर भी धनावेश है, अर्थात दोनों के बीच लगने वाला बल वैद्युत प्रतिकर्षण बल। अब दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात नहीं है, आर नहीं जानते, लेकिन एक चीज जो कि दिया हुआ है वो है कि B के द्वारा A पर जो बल लग रहा है वो दिया हुआ 0.2 न्यूटन। तो चूंकि B के द्वारा पहले पर बल लग रहा है तो यहां से F12 का मान निकाल लें, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसका मान आपको दिया हुआ है 0.2 इक्वल टू इसका मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q1 का मान 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है कि 10 पर पावर -6 कूलम होता है। और Q2 1 यहां से 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 और नीचे में आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान ज्ञात ही नहीं है, तो आर स्क्वायर अगर हम लेके चलें तो 9 इंटू 9 6 6 12, 12 में से 9 गया -3 और ये हो जाएगा 0.32, क्योंकि 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 32, 0 डिसिमल के बाद 1 अंक, डिसिमल के बाद 1 अंक, अर्थात डिसिमल के बाद 2 अंक, और यहां से आपका 0.2। डिसिमल आउट कीजिए 100, इस डिसिमल को आउट कीजिए 10, 0 0 कैंसिल। अब आपके पास 16 दूनी 32 हो गया और 16 नंबर 144 और यहां से एक 10 ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर -4। अगर आर के बारे में बात करें तो 144 का वैल्यू हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर -2 और ये मान आपके पास आ गए। और इसको जब हम लोग सोल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12/100 अर्थात 0.12 मीटर। तो दूरियां तो निकल गई हमारे पास, आर के वैल्यू निकल गए। अब जो काम है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के द्वारा आरोपित बल, तो जाहिर सी बात है वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो ए बी पर जो बल लगाएगा या बी ए पर जो बल लगाएगा, दोनों बल आपस में समान होंगे न्यूटन के तृतीय गति के नियमानुसार। तो F12 बल का मान F21 के बराबर और ये दोनों बल 0.2 न्यूटन के बराबर होता है। और किस आधार पर? तो बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ भी आप जानते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तृतीय गति के नियम से कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर ए बी पर बल लगा रहा है तो बी भी ए पर बल लगाएगा, अर्थात दोनों बलों के परिमाण क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न को भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब आपके पास तीसरा प्रश्न है एनसीईआरटी के, कहता है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke²/J_Me_MP बीमाहीन है और इसका अनुपात क्या है तथा इसका अनुपात क्या बतलाता है। मैं इसी प्रकार आपको हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी का फुल एक्सप्लेनेशन लेके हमेशा प्रस्तुत रहूंगा और आप इसको एंजॉय रूपों में लेते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे। तो चलिए, कहता जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए। तो सबसे पहली बात कि ये जो मान दिया गया है Ke²/G_Me_MP, सॉरी, ये है क्या? पहले ये जानना जरूरी है, Me और MP। जैसा कि आपको पता होगा कि जब कूलाम का नियम बताया गया था तो यहां के जो है वह कूलाम नियतांक है, अर्थात 1/4πε0 इसके मान हो गए और इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और ये जो E है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है
इसका मान 1.6 इंटू माइनस 19 कूलम है। और कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। और एमई जो है, एमई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। और ये जो एमपी है ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, और ये है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ये सारे मानों को मैंने आपको बताया कि ये सब वैल्यू आप इसमें रखेंगे, और जब रखेंगे तो आपको ये बताना होगा कि यह एक बीमाहीन है और इसका अनुपात क्या है। तो सबसे पहली बात, क्योंकि सारे मान यहां कांस्टेंट है इसलिए यह बीमाहीन है। वो कैसे? इसके वैल्यू कभी भी बदल नहीं सकते। के इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है आप देख रहे हैं, इट मीन्स जितने भी मान दिए गए ये सारे मान कांस्टेंट हैं, और कांस्टेंट की बीमा नहीं होती, तो ये एक बीमाहीन है। इस तर्क से ये बीमाहीन है। अब इसके अनुपात को देखना है, तो अनुपात हम लोग निकाले हैं, तो 1 यहां से 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और ई स्क्वायर अर्थात 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर। कैपिटल जी का 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, एमई का 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और एमपी का जो मान हम लोग लिखेंगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, ये आपका एमपी का वैल्यू। आपने देखा कि हमने सारे मानों को रखा। अब क्या करना है? अब इसको सोल्व करना है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 1.6 और 10 टू द पावर माइनस 38, और यहां से 6.67, 9.1 और 1.67, और ये 31 और 11, तो ये हो गया आपका 42, और 42, 40 और 27 इसको जोड़ेंगे अगर, तो 10 टू द पावर 7 1 8 1 9, और यहां से 3 2 5 1 6 अर्थात 69। फिर से देख लीजिए, 3 2 5 1 6। अब क्या करना है इसमें? अब करना है 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 और 10 टू द पावर 9 में से 38 गया माइनस 29 और 10 पर पावर 69, ऊपर में चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो बेसिकली आप सोल्व करेंगे, सोल्व करके इसके आंसर को रखेंगे, लेकिन मैं एक अनुमानित वैल्यू आपको रख दूंगा, आप इसको सोल्व करते रहें। 69 में से 29 को घटाएंगे तो 10 टू द पावर आपका 9 में से 9 गया 0, 6 में से 2 गया आपका 4 अर्थात 40 आ रहा है। फिर से एक बार देख लें, 19 38 में से 9 गया 29, बिल्कुल सही है आपका, और यहां से माइनस 31 है, तो यहां से हो गया 7 1 8 3 2 5, ठीक है, 1 6, ठीक है, 2 7 2, ठीक है, तो हो गया। इसको ये आपने क्या देखा, 10 टू द पावर 40, और 10 टू द पावर 40 जो आप देख रहे हैं ये आपके वैल्यू हो गए, ये कांस्टेंट के मान हो गए। तो ये एक अनुपात है जो इतने वैल्यू के बराबर है, और बेसिकली इसको सोल्व करके आप चेक करेंगे, मेरे ख्याल से 2.29 10 टू द पावर 40 आ रहा है। ये क्या बतलाता है? जैसा कि आपको पता है कि स्थिर विद्युत बल जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल से 10 टू द पावर 36 गुना अधिक प्रबल है, और आपका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह स्थिर विद्युत बल से 10 टू द पावर माइनस 36 गुना कमजोर है। तो इससे यह पता चलता है कि 10 टू द पावर 40 जो गुना यहां आपका बढ़ा हुआ है, ये बतला रहा है कि आपका स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक है। ये बता रहा है कि स्थिर
विद्युत बल का परिमाण गुरुत्वाकर्षण बल से 10 पर पावर 40 गुना अधिक है। ऐसे भी स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है प्रकृति में सबसे निर्बल बल होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक विमाहीन मान है और इनके अनुपात इस प्रकार से वैल्यू को देते हैं। इसको आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके अपना वैल्यू को पुटअप करेंगे। ये एक अनुमानित वैल्यू मैंने रखा है, इसको आप देख लेंगे। 2.29 हो सकता है ये मान नहीं हो, लेकिन मैं इस प्रकार से इस वैल्यू को रखा हूं। ये सारे मानों को आप सोल्व करेंगे। अगर इस वैल्यू को सोल्व करके आप देख लेंगे 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 और 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67, इसको सोल्व करके आप देखेंगे। ये मैं इस अनुमान से आपके वैल्यू को बता दी। तो हम लोग इसके बाद चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। ओके, अब देखिए आपके पास फोर्थ प्रश्न है। किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य? देखिए, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और आवेश का क्वांटीकरण आप अच्छी तरह से समझते हैं। आपको बताया गया होगा कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से आप बांट नहीं सकते। इसे आवेश की परमाणुकता भी कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश की जो कुल मात्रा होती है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। और इसी के लिए आप कहते हो कि Q इक्वल टू प्लस माइनस n। तो जो यहां ऊपर कह रहा है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होती, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? तो इसका यह मतलब होता है कि कोई भी वस्तु आप लेते हैं और उस वस्तु पर आवेश की जो कुल मात्रा होती है वह एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अर्थात Q का मान प्लस माइनस NE के बराबर। अब यहां से N क्या है? N को हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E को हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमारा Q जो है ये अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज, अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार आवेश क्वांटीकृत होते हैं। तो आवेश का जो पूरा मान है, आवेश का जो कुल मान है वह हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है। आप चाहोगे 0.2e लिखना, ये पॉसिबल नहीं है। 0.4e लिखना, ये पॉसिबल नहीं। जब भी हम लिखेंगे तो एक इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एंड सो। इसलिए आवेश हमारा क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। तो पहला प्रश्न आपने समझा। दूसरा प्रश्न है कि स्थूल एवं बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, कैसे कर सकते हैं? तो जब स्थूल एवं बड़े पैमाने पर बात करते हैं तो उसमें वैद्युत आवेशों की संख्या, वैद्युत आवेशों का परिमाण बहुत अधिक होता है। और जब उसमें वैद्युत आवेश का परिमाण बहुत अधिक होगा, और आपको पता है कि वैद्युत आवेश का जो वितरण होता है वह सतत होता है। अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कंटिन्यूअस, इट इज सिमेट्रिकली। तो जब सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस केसेस में हम आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। इससे साफ स्पष्ट है कि स्थूल एवं बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश का परिमाण बहुत अधिक होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही अधिक होती है। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होगी तो और आवेशों का वितरण जो है वह सममित होता है, तो सममित बाय सिमेट्रिकली कंडीशंस हम इसके क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन दोनों प्रश्न के आंसर को देखें। अब हम लोग 5th क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखिए
इस प्रश्न को देखा जाए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो दोनों पर आवेश आ जाता है और इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करता है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आवेशन की जो विधियां हैं वो 3 प्रकार से। पहली विधि मैंने बताया था आपको, चालन विधि। चालन विधि से आप आवेशित करते हैं, चालन विधि। दूसरा बताया था स्थिर विद्युत प्रेरण विधि, स्थिर विद्युत प्रेरण विधि। और तीसरी विधि जो हमने बताया था वो घर्षण विधि, घर्षण विधि। ये आवेशित करने की विधियां हैं। तो यहां जो मैं बता रहा हूं आपको कि जब कांच की छड़ को, ये हमारा कांच की छड़ है मान लेते हैं, और ये हमारा रेशम का टुकड़ा है, रेशम का टुकड़ा है, अर्थात ये हमारा ग्लास, पीस ऑफ ग्लास, और ये हमारा सिल्क। अब इन दोनों टुकड़ों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से रगड़ देते हैं। अब देखिए, इन दोनों को यहां से रगड़ दिया गया, मान लेते हैं इन दोनों टुकड़ों को रगड़ दिया गया, रगड़ दिया गया। दे आर फ्रिक्टेड, दे आर फ्रिक्टेड। अब जैसे ही रगड़ेंगे, तो मैंने पहले भी बताया कि जब दोनों को रगड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। क्या होगा? इन दोनों में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अर्थात ये ग्लास और ये सिल्क दोनों को जब हम रगड़ते हैं तो दोनों में से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही स्थानांतरण होता है तो ग्लास जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो हमारे सिल्क हैं इस पर ऋण आवेश हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी उत्पन्न होती है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब दोनों चार्जेस को प्लस क्यू, ये हो गया हमारा ग्लास का, और प्लस ये हो गया हमारा सिल्क का, इसको माइनस, ये हमारा सिल्क, ये हमारा जो है ग्लास का, और ये हमारा सिल्क, दोनों को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों के परिमाण आपस में शून्य हो जाते हैं। तो चूंकि परिमाण समान है पर प्रकृति विपरीत है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और ये आपस में जुड़ेंगे तो इनका बीजगणितीय योग शून्य हो जाएगा। और आपको पता है कि अब आवेश के संरक्षण के नियम में बताया गया था कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट ओनली इट ट्रांसफरिंग। तो जब इसे ट्रांसफर सिर्फ किया जा सकता है, ना उत्पन्न और ना नष्ट किया जा सकता है, तो ये आवेश के संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। इसलिए जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो दोनों पे एक दूसरे के विपरीत आवेश आते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है और ये निगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है। और इसी परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है, और यही परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम में सामंजस्य स्थापित करता है। तो ये आवेश के संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि 4 बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकुलाम, क्यू बी बराबर 5 माइक्रोकुलाम, क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकुलाम तथा क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकुलाम है, और 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी। तो सबसे पहला एक वर्ग बनाते हैं, और इस वर्ग में यह वर्ग हमारा ए बी सी डी है, ए बी सी डी,
और ये इसके विकर्ण है। ये इसके सेंटर है। अब ए पर जो आवेश है वो क्यूए बराबर दिया है 2 माइक्रोकूलाम। बी पर जो आवेश है क्यूबी ये दिया हुआ है आपका 5 माइक्रोकूलाम। क्यूसी पर जो आवेश दिया गया है वो 2 माइक्रोकूलाम और क्यूडी पर जो आवेश दिया गया है यह आपके -5 माइक्रोकूलाम। आप यहां देखना है, सॉरी क्यूसी पर निगेटिव होंगे, तो यहां देखना क्या है, और भुजा 10 सेंटीमीटर, सारे 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। और यहां जो एक चार्ज रख दिया गया है Q बराबर 1 माइक्रोकूलाम। तो प्रश्न के आधार पर आपको पूछ रहा है कि इस पर कुल बल क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि इन वर्ग के चारों शीर्ष से इस केंद्र की दूरी समान होगी, और जब समान होगी तो ए पर या ए पर के आवेश के कारण ओ पर लगने वाला बल और सी पर के आवेश के कारण ओ पर लगने वाला बल का परिमाण बराबर और विपरीत होगा। अर्थात इसको समझा जाए, ए पर के आवेश के कारण ओ पर लगने वाला बल बराबर होगा सी पर के, ए पर के आवेश के कारण ओ पर लगने वाला बल सी पर के आवेश के कारण ओ पर लगने वाले बल के बराबर और विपरीत होगा। क्या कहा गया? ए पर के आवेश के कारण ओ पर लगने वाला बल सी पर के आवेश के कारण ओ पर लगने वाले बल के बराबर और विपरीत होगा। अर्थात क्यूए का मान बराबर भी और विपरीत भी। इसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं, एफ ए बराबर किसके? एफ सी। बराबर भी और विपरीत भी। दोनों बल के इस बल के भी परिमाण, इस बल के परिमाण बराबर भी होंगे और विपरीत भी होंगे। ठीक उसी प्रकार से सेम केसेस हमारा क्या हो जाएगा? वही बात हमारा हो जाएगा बी पर, अर्थात एफ बी बराबर माइनस एफ बी। बराबर भी विपरीत भी। और इन दोनों बलों का योगफल बराबर 0। और यहां भी इन दोनों बलों का योगफल बराबर 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसको आप करके देख सकते हैं। यहां 1 माइक्रोकूलाम है, यहां बल के परिमाण को निकाल सकते हैं। आसानी से आपके बल के परिमाण निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर एफ ए निकालना है तो 1/4πε0 इंटू Q1 आपका 2 माइक्रोकूलाम, और यहां से ये आपका इस पर दोनों पर आवेश की बात हो रही है तो यहां से 1 × 10⁻⁻12 और बीच की दूरी जो है, इन दोनों के बीच की दूरी AO का स्क्वायर। इस प्रकार से आपका FC भी निकाल सकते हैं। ये भी मान होगा 1/4πε0 इंटू ये आपका वैल्यू हो जाएगा कितना? -2 इंटू 1 × 10⁻⁻12 और इसका मान आपका हो जाएगा OC का स्क्वायर। और जब आप इन दोनों को देखेंगे, दोनों को सम कर देंगे, एफ ए प्लस एफ सी का मान जब भी निकालेंगे तो ये टोटल मान आपके 0 हो जाएंगे।
तो इस प्रकार आप देखोगे कि इस केंद्र पर जो टोटल बल आपका कार्य करेगा ये आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यही आपका हुआ कि बर के केंद्र पर रखे एक माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना, तो लगने वाला बल शून्य। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए। आपके पास 7वां प्रश्न है और इस चैप्टर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस को या इलेक्ट्रिक फील्ड को निरूपित करने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी पढ़े। तो मैं विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है या स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। यह एक काल्पनिक और सतत वक्र रेखाएं होती हैं, निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं और इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बल रेखाएं होती है यह एक निरूपण है विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए। और विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित जब करेगी तो विद्युत क्षेत्र एक सतत होती है और इसे सतत वक्र के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो धनावेश से प्रारंभ होगी और ऋणावेश पर समाप्त होगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। इस प्रकार से इसको देखा जाए और इसी पिक्चर से आप दोनों प्रश्न के आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे और आप सीख भी लेंगे। अब देखिए, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। इसको आप इस प्रकार से भी समझे, ये आपका धनावेश है तो जो बल रेखाएं निकलेगी वो संकेंद्रीय रूप से सतत रूप से चारों ओर फैलती जा रही है। इट मीन्स क्या, ये धनावेश से निकल के बाहर जा रही है और ऋणावेश पर समाप्त हो रही है। ऋणावेश, तो ऋणावेश पर समाप्त होने का मतलब है कि धनावेश से ये ऋणावेश की ओर आ रही है। अब देखिए, क्या मैंने बताया कि ये बल रेखाएं जो हैं वो धन व आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर, अब ऋण आवेश की ओर जब आएगी तो ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी और जब विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी तो यह एक सतत वक्र के रूप में होगी, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और जब एक सतत वक्र को प्रदर्शित करेगी तो यह क्षेत्र रेखाएं कभी भी एकाएक टूट नहीं सकती। तो पहला का आंसर आपने देखा। दूसरा कहता है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। बिल्कुल सही बात है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लेते सपोज कि इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, then the point of intersection we can draw two tangents which determine two directions of electric field. It is not possible, so it can't intersect to each other. It means क्या कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती कि यदि प्रतिच्छेद करेंगी तो इनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी और ऐसा संभव नहीं है। ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए Q है, तो ये इसका टेंजेंट, ये इसका टेंजेंट। तो दो स्पर्श रेखाएं अगर कटान बिंदु पर खींची जाएंगी तो दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जबकि ऐसा संभव नहीं है। तो दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो ये दूसरे का आंसर हो गया। पहला का आंसर आपने देखा कि विद्युत बल रेखा एक सतत वक्र होगी, इसलिए होगी कि धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे समाप्त होगी।
तो जब धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश की पर समाप्त होती है तो एक विद्युत क्षेत्र सतत रूप में प्राप्त होती है, और सतत रूप में प्राप्त होगी तो बीच में कभी भी इसकी टूट संभव नहीं है। तो ये आपके दोनों के आंसर कंप्लीट हो गए, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकुलाम और QB बराबर -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहली बात कि दो आवेश हम लेते हैं, ये A और ये B ले लिए। इस पर आवेश हमारा Q है, A है, जिसका मान 3 माइक्रोकुलाम। इस पर आवेश हमारा QB है, इसका वैल्यू -3 माइक्रोकुलाम। और इसके मध्य बिंदु हम यहां O ले लेते हैं और कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है ये 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी मान आपके 10 सेंटीमीटर होंगे। अब चूंकि कह रहा है कि O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो सबसे पहला काम 3 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जैसा कि हमने इसके एक्सप्रेशन के बारे में आपको बताया था 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब इसको हम लोग ये मान लेते हैं, तो 1/4πε0 तो ठीक है हमारे पास, तो यहां से 9 इंटू 10⁹ और Q A कर देते हैं, तो QA का मान 3 इंटू 10⁻⁻6 और R, तो R अब हमको A से O के बीच की दूरी, अर्थात यहां से R के लिए हमारा यहां AO, और AO का मान 10 और 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10/100, 0 कैंसिल 0.1, अर्थात 0.1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको सोल्व कर दें तो 9 × 27, 9 में 6 गया 3, और यहां से 0.01, इसके डिसिमल को आउट करेंगे तो यहां से 100, अर्थात रिजल्ट हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां से 27 इंटू 10⁵ या 2.7 इंटू 10⁻6, ये हो गया आपका न्यूटन पर कूलम। और इसके जो वैल्यूज होगी, इसके जो डायरेक्शंस होंगे, ये होंगे OB वेक्टर के अनुदिश। अब देखिए यहां से ये तो हो गया 3 माइक्रोकुलाम आवेश, अर्थात A पर 3 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सेम काम जो हमें करना है वो करना है B पर। माइक्रोकुलाम है, बिल्कुल सही है, -6 ठीक है, 9 में 6 गया 3, और ये डिसिमल है तो ये 2 ऊपर चले जाएंगे। अब B पर -3 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे इसके मान हम निकालेंगे तो ये EB और इसका मान 1/4πε0 इंटू ये QB अब R²। तो जब QB के वैल्यू निकलेंगे तो ये भी 9 इंटू 10⁹ इंटू QB के मान कितने हो जाएंगे, और यहाँ QB के मान है -3 इंटू 10⁻⁻6, और R का मान सेम टू सेम वही बात हो जाएगी, 0.01 कर देते हैं, या एक बार और इसको निकालते हैं 0.1 का स्क्वायर। क्या हमारा रिजल्ट हो जाएंगे -27, 9 में से 6 गया 3, और इसके डिसिमल को जब हम आउट करेंगे तो ये भी स्क्वायर ऊपर में देगा, अर्थात हमारे पास रिजल्ट हो जाएंगे -27 इंटू 10⁵ या -2.7 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। तो आपने क्या देखा कि ये का मान और EP, और हमको O बिंदु पर हमको निकालना है, अतः O बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो जाएगी, तो E बराबर EA माइनस ऑफ माइनस EB, क्योंकि EB का मान निगेटिव में दिया हुआ है,
इसलिए हम इस वैल्यू को निकालते हैं और ये हो जाएगा EA प्लस EB, क्योंकि EB का मान, या इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दोनों के वैल्यू को हम लोग प्लस कर लें तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा ये का मान 1/4 पाई, या टोटल सोल्व अगर कर दें तो 2.7 प्लस 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 या 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ये मान निकल गया हमारा O बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि हमको कह रहा है, एक तो मान निकल गया O बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब दूसरा कह रहा है यदि 1.5 इंटू 10 टू द पावर 9 परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, अर्थात इस बिंदु पर अगर हम 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 परिमाण का ऋणात्मक परीक्षण आवेश रखते हैं तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं चलता हूं। अब देखिए आपके पास दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक आवेश। तो इस पर बल का मान आप जानते हैं -q इंटू ई वेक्टर, क्योंकि ऋणात्मक आवेश है तो F वेक्टर का मान -q इंटू ई वेक्टर, तो -q का मान 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला था परिणामी O पर, वो वैल्यू था 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अब हम क्या करेंगे, 1.5 और 5.4 दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 में से 6 गया -3, इसको देखा जाए तो यहां से 54 और 15 अर्थात यहां हो गया -8.10 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो आपने देखा कि अगर इतना परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश, सबसे पहली बात परीक्षण आवेश होता क्या, परीक्षण आवेश को हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। परीक्षण आवेश का वह छोटा सा भाग होता है जिसे विद्युतीय क्षेत्र में जब ले जाते हैं तो ना तो इसकी दिशा और ना ही इसके परिमाण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, अर्थात कि आवेश का वह छोटा सा भाग जो एक बल का अनुभव करे, एक विद्युतीय बल का अनुभव करे, वह टेस्ट चार्ज कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका 8वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब 90वें प्रश्न की ओर चलते। अब आप देखिए एक प्रश्न है, किसी निकाय में दो आवेश QA और QB के मान दिए गए हैं और इनके कोऑर्डिनेट भी दिए गए। चूंकि एक 3 डायमेंशनल केस है तो इसमें ये वैल्यू दिए गए हैं, A का 0 0 -15 सेंटीमीटर तथा B का 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। तो सबसे पहला द्विध्रुव की कुल लंबाई हम लोग लेते हैं, द्विध्रुव की कुल लंबाई तो 12 होता है। तो लेंथ की जहां तक बात की जा रही 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर, तो यहां से 15 प्लस 15, चूंकि ये कोऑर्डिनेट की बात है इसलिए निगेटिव दे रखा है कि ये जब हमारे पास जेड एक्सिस के लोअर साइड में होंगे तो ये निगेटिव होंगे, लेकिन यहां हमारे लिए पॉजिटिव आएंगे। तो क्या हो गया 30 सेंटीमीटर 12 का मान, या इसको हम लोग 0.3 मीटर भी कह सकते हैं। अब देखिए यहां से कहता है कि कुल आवेश हमारे पास क्या है, तो Q बराबर QA अब प्लस क्या QB। तो QA का मान हमारे लिए दिया गया है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 और प्लस एक तो मान माइनस है तो -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7। तो जब हम निकालेंगे तो 2.5 माइनस 2.5 और इंटू 10 टू द पावर -7 अर्थात टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि कुल आवेश हमारा यहां से 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, पहले इसको नोट कर लीजिए। अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, जिसको हम लोग डायपोल मोमेंट बोलते हैं।
डायपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 12 होता है। तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि आवेश की बात करते हैं तो QA इंटू 12 करते हैं, और QA की बात तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 और 12 की बात 0.3, अर्थात क्या हो जाएगा 75 और वैल्यू 0.75 इंटू 10 टू द पावर -7 या 75 इंटू 10 टू द पावर -9 या 7.5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलाम मीटर। तो इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमने इसमें निकाला। तो ये था आपके द्विध्रुव की कुल लंबाई, ये कुल आवेश और ये परिमाण। ये जो आप देख रहे हैं ये 3 डायमेंशनल केसेस के रूप में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको एक्स, वाई और जेड के वैल्यूज दे के तब इसके मान को निकाला गया है। तो हम लोग आप चलते हैं 10वें प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम मीटर। ये जो कूलाम मीटर है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बतलाता है, ये एक सदिश राशि होती है। तो 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव, इसका मतलब हो गया कि ये जो मान आपके पास दिए गए हैं ये ई का मान है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम्स, और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो थीटा का मान 30 डिग्री है। तो टॉर्क, बल आघूर्ण को हम लोग टॉर्क से सूचित करते हैं, बल आघूर्ण टॉर्क बराबर P साइन थीटा। P का मान 4 इंटू 10 टू द पावर -9, E का मान 5 इंटू 10 टू द पावर 4 और साइन 30 डिग्री। तो 20, 9 में से 4 गया -5, साइन 30 का मान 1/2। और इसको जब हम काटेंगे 2 दाएं 20 कैंसिल, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -5 और ये हमारा वैल्यू दे देगा 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर, क्योंकि बलाघूर्ण का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। तो इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का परिमाण 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर आया। ये पहले चैप्टर के एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चंस हैं जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने किया। अब जब मैं बताऊंगा तो दूसरा आपका पार्ट चलेगा, पार्ट 2। ये पार्ट 1 था, एनसीईआरटी पार्ट 1, अब एनसीईआरटी पार्ट 2। धन्यवाद।